5 फरवरी 2025 यानी जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके 2.5 महीने पहले ही हमास के आतंकी, ये वही हमास के आतंकी हैं जिसने इजराइल पर हमला किया था, रावलकोट आए थे। और वहीं इन तीनों संगठनों ने मिलके, और इससे पहले कश्मीर में ऐसा कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ था जिसमें टूरिस्टों को टारगेट किया गया हो। तो आखिर इस हमले में ऐसा क्या हो गया? टीआरएफ ने एलईटी के आतंकियों की ग्राउंड लेवल पर मदद की और इसने उन 3 संगठनों की मीटिंग में ये जिम्मा खुद से अपने सर पर क्यों लिया? और पीओके के फर्जी प्रधानमंत्री ने तो ये भी कह दिया कि अगर तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों का खून बहाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मुंबई तक चुकानी पड़ेगी और जो करना हो वो कर लो। बाईस अप्रैल 2025 को पीर पांजाल के जंगल के रास्ते घुसे 3 आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका धर्म पूछा, उनको कलमा पढ़ने को कहा, उनकी पैंट तक उतरवा दी सोचिए, और हिंदू पाए जाने पर उनके परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी। और देखते ही देखते पहलगाम के बैसारन घाटी में सब कुछ बदल गया। जहां सिर्फ 20 दिन पहले दुनिया भर के लोगों को बैसारन घाटी आने का एक क्रेज था, अब उसी बैसारन घाटी के नाम तक से लोग डरने लगे हैं। इस हमले ने ये बात एकदम साफ कर दी है कि 370 हटने के लगभग 6 साल बाद भी आज कश्मीर घाटी में कुछ भी नहीं बदला है। हासिम मूसा, अली उर्फ तालाब भाई, आदिल हुसैन, स्क्रीन पर लगी हुई फोटो और यही नाम है उन तीनों दरिंदों के जिन्होंने पहलगाम के बैसारन में आर्मी जैसे कपड़े पहन के कायरता से घुसकर टूरिस्टों के परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी। नमन है उन देश के वीरों को और देश प्रणाम करता है उनकी वीर माताओं को जिन्होंने ऐसे जाबाजों को जन्म दिया जो झूठा धर्म बता के छुपने की बजाय या जान बचाने की बजाय सच्चा धर्म बताकर मौत को गले लगाने को सही समझा। और लानत है ऐसे टीआरएफ के उन दरिंदे आतंकवादियों पर जिन्होंने हथियार के दम पर भारत के हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा लगाने की कोशिश की। अगर थोड़ी मर्दानगी तुम्हारे अंदर बची थी तो जाके इंडियन आर्मी से धर्म पूछते, तब तुमको पता चलता कि यहाँ के हर व्यक्ति का आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ एक ही धर्म है, इंडियन। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। जो घटना पहलगाम में हुई वो किसी एक आतंकी संगठन का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे 3 आतंकी संगठन थे। लश्कर ए तैयबा, फिलिस्तीन का संगठन हमास और एलईटी का ही एक फ्रंट, द रेजिस्टेंट फ्रंट। 5 फरवरी 2025 को हमास के आतंकी पीओके के रावलकोट आए थे। वजह थी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में पाकिस्तान सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में सरकारी मंच से आतंकियों का भाषण एक बहुत ही आम बात है। हमास के आतंकियों का वीवीआईपी स्वागत किया गया था और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक रैली खत्म होने के बाद हमास, लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ ने मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम देने का ब्लूप्रिंट बनाया था। और टीआरएफ ने लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को लोकल सपोर्ट करने में मदद की। टीआरएफ को 2019 में बनाया गया जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं को यह बात समझ में आ गई कि 370 हटने के बाद कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो गया है और ये भारत एक बड़े पैमाने पर कश्मीर में निवेश कर रहा है, तो कश्मीर के युवा चंद पैसों के लिए जान देने क्यों जाएंगे, बंदूक क्यों उठाएंगे। ऐसे में टीआरएफ को कश्मीर के हक के लिए लड़ने वाला एक संगठन बनाया गया और फिर इसके जरिए ऑनलाइन हायरिंग शुरू की गई। युवाओं को झूठी कहानी सुना के टीआरएफ उन्हें अपने झांसे में लेता है और फिर उन्हें जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग के लिए भेजता है, उनसे ड्रग्स और आर्म्स स्मगलिंग जैसी चीजें करवाता है। और इस हमले में भी इस्तेमाल की गई हुई AK-47 एंड M14 कार्बाइन जैसी गन्स भी इन्हीं लोकल्स के सहारे भारत में लाई गई है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस संगठन को 2023 में यूएपीए के तहत बैन कर दिया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। टीआरएफ ने 2020 में कश्मीरी एक्टिविस्ट बाबर कादरी की भी हत्या करवाई थी, क्योंकि कादरी कश्मीरी युवाओं को सरकार के योजनाओं के बारे में अच्छी बातें बताते थे, उन्हें नए नए रोजगार के लिए प्रेरित करते थे। और टीआरएफ कभी नहीं चाहता था कि कश्मीरी युवा अच्छे रोजगार में शामिल हो, नहीं तो उनके लिए आतंकी कौन बनेगा। टीआरएफ का एक और पैटर्न सामने आया। हमला करते समय ये संगठन गोप्रो जैसे कैमरों का इस्तेमाल करती है, जिसकी फुटेज से
नए रिक्रूटर्स को मोटिवेट किया जाता है और ऐसे फुटेज दिखाकर ही जिहाद के नाम पर चंदा या भीख मांगी जाती है। बैसारन में हुए इस हमले को जब हम स्टडी कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई, और इतनी इंपॉर्टेंट जगह, इतने टूरिस्ट जहां जाते हैं वहां सुरक्षा के कोई प्रबंध क्यों नहीं थे। और सरकार ने जवाब में बताया कि बैसारन को हमेशा अमरनाथ यात्रा के समय टूरिस्टों के लिए खोला जाता था, और इस समय लोकल टूरिस्ट गाइड सीआरपीएफ और लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता था। लेकिन इस बार लोकल टूरिस्ट गाइड्स ने 2 महीना पहले इस एरिया को क्यों खोला और क्यों किसी को इन्फॉर्म नहीं किया? यह जवाब इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि मैगी वालों को, चाय वालों को, यहां तक कि महाराष्ट्र के लोकल टूरिस्ट गाइड्स तक को यह बात पता है कि बैसारन खुल गया है, तो आखिर इंटेलिजेंस को यह बात कैसे नहीं पता चली? वही इंडिया टुडे के रिपोर्टर कमलजीत संधू बताते हैं कि इंटेलिजेंस ने 4 अप्रैल 2025 को यह बताया था कि लश्कर तैयबा के सेल्स घाटियों की होटलों की रेकी कर रहे हैं। किसी बड़े घटना को अंजाम देने की साजिश है, तो फिर क्यों सुरक्षा बलों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए? ये भी एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि आतंकवादियों ने किसी भी प्रकार के फोन या डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मंजीत नेगी और मनीष पांडे की एक रिपोर्ट बताती है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस का उपयोग हुआ है, जिसके सिंगल कराची तक ट्रेस किए गए हैं, और ऐसे में इसे एक लार्ज स्केल का इंटेलिजेंस फेल्योर कहा जा सकता है। कश्मीर में अक्सर हमने सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ को सुना है, तो इस बार ऐसी क्या वजह थी कि आतंकवादियों ने टूरिस्ट को अपना निशाना बनाया? 2008 के बंबई अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है जो सिविलियंस पे किया गया है, जिसे समझने के लिए हम आपको अगस्त 2019 में लेके चलते हैं। भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के साथ ही एक और बदलाव किया था कश्मीर के डोमिसाइल स्टेटस में। इसका अर्थ यह था कि 2019 में अगस्त के बाद से कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार कश्मीर के अलावा भारत के सभी राज्यों के लिए खोल दिया गया है। इसी बात को मुद्दा रख के टीआरएफ ने दावा किया है 85,000 कश्मीर के बाहर के लोग यहां आके सेटल हुए हैं, जिससे कश्मीरियों को रहने और नौकरी पाने में मुश्किलें आ रही हैं। इन दावों को जब हमने स्टडी किया तो ये साफ तौर पर झूठे दावे हैं। टीआरएफ ऐसी झूठी हमदर्दी दिखा के सिर्फ कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काना चाह रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यानी 2019 से 2025 तक 1.63 लाख करोड़ रुपीस के प्रपोजल्स दिए जा चुके हैं कश्मीर को, जिसमें से अब तक 10,516 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट तक किए जा चुके हैं कश्मीर में। यदि अगर हम इसे आपको थोड़ा सरल करके नौकरी की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बताएं तो लगभग 4,60,000 नौकरियां इस इन्वेस्टमेंट से आएंगी कश्मीर में। तो आप खुद सोचिए कि टीआरएफ का दावा कितना सच्चा है। लेकिन इसकी असली सच्चाई कुछ और थी, जिसे हम 3 पॉइंट्स के हिसाब से समझते हैं। धर्म पूछकर गोली मारना। सबको पता है कि भारत में हिंदुओं की संख्या दूसरे धर्मों की संख्या से ज्यादा है, और उनके ऐसा करने पर हिंदुओं में गुस्सा पैदा होगा और वो दूसरे धर्म के लोगों को इसका निशाना बनाएंगे, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं और भारत को अंदर से कमजोर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, टूरिस्ट को टारगेट क्यों बनाया? टूरिस्ट का कश्मीर की जीडीपी में लगभग 7.4% का योगदान रहता है। रुपयों में अगर हम देखें तो करीब 21,000 करोड़ रुपए। हर साल करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, और यही बात आतंकियों को खलती है कि कश्मीर के युवा अब गन चुनने की बजाय खुद के पैरों पर खड़े हो रहे हैं, जिससे उन्हें आतंकी रिक्रूट करने और भारत में अशांति फैलाने में कामयाबी नहीं मिल रही है। इसको आप ऐसे समझिए कि साल 2018 में घाटी में 614 हमले हुए, छोटे बड़े सारे मिला के। वहीं 2023 में यानी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद केवल 69 हमले हुए। इस आंकड़े से आप फर्क साफ देख सकते हैं। और सिर्फ हिंदुओं को मारने के पीछे का संदेश भी साफ है कि भारत के दूसरे राज्यों से आने वाले हिंदू कश्मीर में लैंड खरीदने से डरे। उनके मन में यह डर बैठाना जरूरी है कि कश्मीर अभी भी हिंदुओं के लिए सेफ नहीं है। एक नजर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी डालते हैं, जो अब पड़ोसी कहने के तो लायक भी नहीं बचा है। उससे पहले दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन का ये वीडियो देखिए। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from
पाकिस्तान हाई कमीशन। वीडियो देखा होगा आपने कि पाकिस्तान कैसे लाज और शर्म की सारी रेखाएं तोड़कर हाई कमीशन में केक काट रहा है। और जब हमारे साथी पत्रकारों ने पूछा तो कोई जवाब नहीं था इनके पास। हमला के समय जितने चश्मदीद गवाह थे सब ने कहा कि आतंकवादी पश्तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस बात को मानने से मना कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान हर बार ऐसा ही करता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के फर्जी प्रधानमंत्री अनावरुल हक ने भी एक बयान दिया था। बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। जिससे ये साफ साबित होता है कि हमला पाकिस्तान ने ही करवाया था और आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे।